हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में, आदर्श आचार संहिता के बारे में। आपने आचार संहिता के बारे में बहुत बार सुना होगा। जब चुनाव आते हैं तब बात आती है आचार संहिता लागू होने वाली है, जल्दी जल्दी काम कर लीजिए नहीं तो आचार संहिता लग जाएगी। नेता हैं, जो मुख्यमंत्री हैं या फिर जो सत्ताधारी पार्टी है, वो भी प्रयास करती है कि जल्दी जल्दी जो भी घोषणाएं करनी हो, जो भी शिलान्यास लोकार्पण ये सब करना हो, जल्दी जल्दी कर लें, जिससे कि आचार संहिता लगने के बाद ये सब काम रुक जाएंगे। बहुत आप सुनते होंगे आचार संहिता के बारे में। तो वही आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि आचार संहिता है क्या। दरअसल दोस्तों, चुनाव को निष्पक्षता से, पूरी एक तरह से मान लीजिए कि सबके सहयोग से, उसमें कोई पारदर्शिता में कमी ना रह जाए, हर तरीके से चुनाव को स्वच्छ तरीके से आयोजित कराने के लिए एक गाइडलाइन जारी की जाती है, मतलब कि दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। कहने क्या मतलब, जैसे कोई प्रोग्राम होता है तो कुछ उसके नियम कानून सुनिश्चित होते हैं कि इस नियम के तहत यहाँ ये होगा वो होगा सब कुछ। तो चुनाव आयोग भी एक पूरा नियम कानून का सेट जारी करता है, जैसे कि कौन से कर्मचारी, जैसे केंद्र के कर्मचारी हैं, राज्य के कर्मचारी हैं, तो ये सब क्या होते हैं कि चुनाव आयोग के अंतर्गत आ जाते हैं, फिर चुनाव आयोग के हिसाब से काम करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर ये जानने के लिए बहुत ही मतलब कि ज़रूरी टॉपिक है, ये बहुत सारा कुछ मटेरियल है इसमें जानने के लिए। इस वीडियो में आप पूरे लास्ट तक बने रहें, समझते हैं क्या कैसे होता है। यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे शामिल तत्व क्या क्या हैं। शामिल तत्व में दोस्तों यहाँ आप देखेंगे कि भाषण, मतदान, मतदान केंद्र, चुनाव घोषणा पत्र, जुलूस, रैली। अभी हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ये तत्व तो शामिल है, मतलब आचार संहिता जब जारी की जाती है तो इन बातों को ध्यान रखा जाता है कि भाषण में क्या होगा, घोषणा पत्र कैसे जारी किया जाएगा, जुलूस कैसे होगा, रैली कैसे होगी, इन सब के बारे में डिटेल में उसमें पूरा नियम लिखा रहता है। ये सब क्यों होता है आगे समझेंगे। लागू होने का क्या मैटर है। लागू होने का दोस्तों, जिस दिन चुनाव आयोग नोटिफिकेशन जारी कर देता है कि, और उसका शेड्यूल जारी कर देता है कि कितने राज्यों में या किस राज्य में कब कब चुनाव होगा और रिजल्ट कब आएगा, पूरा उसका शेड्यूल जारी कर देता है, मतलब कार्यक्रम का जो ब्यौरा है पूरी तरह से जारी कर दिया जाता है। उसी दिन से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। फिर उसके बाद कोई शिलान्यास नहीं होगा, कोई लोकार्पण नहीं होगा, कोई लोक लुभावन योजनाएं नहीं चलेंगी, कोई नई योजना के लिए फंडिंग नहीं की जाएगी। हाँ, इसमें एक चीज़ है, जैसे सूखा उखा है, सूखा पड़ गया है, तो इन सब चीज़ों में थोड़ी सी रियायत दी गई है कि उसमें भी प्रावधान लिखा हुआ है कि ऐसा ना हो जाए कि यहाँ सूखा आया है वहाँ कुछ ज़्यादा ही सरकार एक तरह से पैसा लुटाना शुरू कर दे तो वोटर जो है डाइवर्ट हो जाए, वोटर को एक तरह से मेंटली डिस्ट्रैक्ट किया जाए। तो इन सब बातों का पूरा ध्यान रखा जाता है। अब यहाँ आदर्श आचार संहिता लाने का मैटर क्या है, जैसे कि हमारे देश में या फिर डेमोक्रेसी जो है, तो डेमोक्रेसी में स्वतंत्रता बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और इसी स्वतंत्रता का लाभ उठाकर, जैसे कि मान लीजिए कि जो भी पार्टी है, दल है, अब जो मजबूत हैं या फिर धमकी के माध्यम से, पैसे के माध्यम से, चीज़ों के माध्यम से, लालच के माध्यम से, मतलब देखते हैं कि जिसको जिसकी कमी है उसके लालच देने की कोशिश करते हैं, तो इससे क्या है, लोगों का ध्यान भटकता है। तो जो पारदर्शिता है, जो डेमोक्रेसी का मतलब है, जो लोकतंत्र है, जो सहभागी लोकतंत्र है, ये प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है, तो ये पूरी तरह से अपने काम में सफल नहीं हो पाएगा जब तक चुनाव, हमारे यहाँ चुनाव ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रतिनिधि लोकतंत्र है, हम प्रतिनिधि चुनते हैं और वो जाके वहाँ पर संसद में या फिर विधानसभा में हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अगर यहीं पे धांधली गर्दी हो जाएगी, यहीं पे गड़बड़ी हो जाएगी, तो पूरा लोकतंत्र ही हो जाएगा, डेमोक्रेसी खतरे में आ जाएगी। इसलिए आदर्श आचार संहिता को इतना सफाई से, इतना ज़रूरी तरीके से लागू किया गया है। अब आगे समझते हैं। आगे समझने में देखेंगे, थोड़ा हिस्ट्री के बारे में समझते हैं कि ये तो आप जान ही गए कि जिस दिन से नोटिफिकेशन आता है और रिजल्ट जारी होने के दिन तक ये आदर्श आचार संहिता लागू रहती है। आगे देखते हैं हिस्ट्री के बारे में। तो इसकी शुरुआत कब हुई, कब इसकी ज़रूरत पड़ी। हमारा देश 1947 में स्वतंत्र हुआ, 1950 में गणतंत्र लागू हुआ, 1952 में पहली बार चुनाव हुए। तो ये सब देखेंगे तो यहीं से 1960 में पहली बार केरल में इसका ट्रायल किया गया। केरल में, केरल विधानसभा चुनाव में एक आचार संहिता का, मतलब कि प्रतिनिधियों पर थोड़ा सा कानून लाया गया, मतलब कि एक तरह से नियम बनाए गए कि, लेकिन वहाँ बाध्यकारी नहीं रहते हैं, ऐसे नियम ट्रायल में चल रहा था कि इतना मानना पड़ेगा या फिर इस तरीके से करना होगा। फिर 1962 में चुनाव हुए, लोकसभा विधानसभा चुनाव, यहाँ भी आचार संहिता का एक्स्ट्रा लाया गया, लेकिन अनिवार्य नहीं किया गया, अभी अनिवार्य की बाध्यता नहीं थी। फिर 1967 में भी ट्रायल लिया गया इसका। 1979 में क्या रहता है दोस्तों, देखिए जो पावर में है, जो सत्ताधारी पार्टी है, उसके पास बहुत है, जैसे चुनाव आने वाले हैं, तो जो चुनावी ईयर है, जो चुनावी साल है, उसमें कई सारी घोषणाएं हो जाती हैं, कई सारे प्रोजेक्ट हैं ये चालू कर दिए जाते हैं, बहुत सारे पैसे दे दिए जाते हैं। तो इसके लिए भी सत्ताधारी पार्टी के लिए भी रूल बनाए गए। 1979 में इसको शामिल किया गया कि सत्ताधारी पार्टी भी अब ज़्यादा इस तरह के काम नहीं करेगी, लोक लुभावन काम नहीं करेगी कि जनता जो वोटर है उनका दिमाग डाइवर्ट हो, वो ठीक से वोटिंग ना कर पाए, पारदर्शिता कमज़ोर हो। इसके लिए 1979 में सत्ताधारी पार्टी के लिए कुछ नियम बनाए गए। फिर दोस्तों असली बदलाव आता है 1991 में, 1991 में। यहाँ क्या हुआ,
यहाँ पर ये जो 1960 से खेल चल रहा था कि ट्रायल था या फिर ठीक से लागू नहीं किया जा रहा था, डर डर के लागू कर रहे थे, तो 1991 में ये कहा गया कि यहाँ पर ठोस कदम उठाए गए और ये पूरी तरह से पूरा एक अच्छा खासा इसका सेट तैयार किया गया, कठोर कदम उठाए गए, ज़रूरी चीज़ों को जोड़ा गया और वही आज भी चल रहा है, बस थोड़े बहुत बदलाव के साथ, क्योंकि समय के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं, ज़रूरतें बदलती रहती हैं, तो नियम में भी थोड़े बहुत बदलाव किए गए, लेकिन जो असली सेट है वो 1991 वाला आज भी चल रहा है। आगे देखते हैं 2013 में क्या नियम आया। 2013 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि जो चुनावी घोषणा पत्र है, पहले चुनावी घोषणा पत्र को इसमें शामिल नहीं किया जाता, तो चुनाव में घोषणाएं एकदम भयंकर कर दी जाती थी। कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बातें कर दी जाती थी कि हम जीतेंगे तो ये कर देंगे, हम जीतेंगे तो वो कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है कि पहले तो लोग मान लीजिए जीत भी गए तो अब अपने वादों को पूरा करना है, तो जो फंडिंग है, जो राज्य के रिसोर्सेज सीमित हैं, तो अगर पैसों को गलत तरीके से दूसरी जगह पर या फिर अनावश्यक रूप से मतलब पैसे खर्च करेंगे, तो जो लोक कल्याण की भावना है, जो हमारे दलित हैं, पिछड़े हैं, जिनको ज़रूरत है, उनके पास तक पैसा नहीं पहुंच पाएगा, तो वो पिछड़े ही रह जाएंगे। तो यहाँ पर ये सब ध्यान देने की ज़रूरत है। तो चुनावी घोषणा पत्र को भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से 2014 में इसको भी शामिल कर लिया गया। अब इसको भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत लाया गया, तो अब यहाँ भी चीज़ें सीमित हो गई। अब लोगों को जब अपनी घोषणाएं करते हैं तो उसके पीछे के कारण और होने वाले लाभ, नुकसान, फ़ायदा, ये सब देखा जाता है कि इसमें लालच तो नहीं दिया जा रहा है, क्या कैसे है, सारा कुछ इसमें शामिल हो गया। अब यहाँ देखते हैं दोस्तों कि इसमें प्रावधान क्या क्या शामिल है। 8 प्रावधान को इसमें शामिल किया गया है। इसमें क्या है, सामान्य व्यवहार, बैठक, जुलूस, मतदान, मतदान केंद्र, पर्यवेक्षक, सत्ताधारी पार्टी और चुनावी घोषणा पत्र। इसको हम डिटेल में समझने वाले हैं। सामान्य व्यवहार क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि जब चुनाव आ जाते हैं, लोग प्रचार करना शुरू करते हैं, अपनी पकड़ बनाना शुरू करते हैं, लोगों से वोट मांगते हैं, जनता से वोट मांगते हैं, तो वहाँ वोट मांगने में ये ना हो जाए कि लोग उसको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, या फिर धमकी दे रहे हैं, या फिर लालच दे रहे हैं, या परेशान कर रहे हैं, वोट नहीं देने पर अलग अलग तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं, मतलब दिक्कत देने के लिए कर रहे हैं, डरा रहे हैं। तो इसके लिए भी आदर्श आचार संहिता में ये कहा गया कि यहाँ पर ये ध्यान देने की ज़रूरत है। बैठक क्या है, जो बैठक होगी मान लीजिए कि वोट मांगने के लिए या फिर अपनी बातों को पहुँचाने के लिए, उसमें भी आचार संहिता की बात की गई। जुलूस में क्या कहा गया, जुलूस में कहा गया कि जब रास्ते में जुलूस निकलेगा तो वहाँ पे यातायात प्रतिबंधित ना हो जाए, क्योंकि बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें रहती हैं, जैसे एम्बुलेंस हैं या फिर सरकारी काम है, जिनको होना इंपॉर्टेंट है, उनके होने में रुकावट नहीं आए, इस चीज़ को जुलूस में ध्यान रखना होता है। तो जो सत्ताधारी नहीं, जो भी जुलूस निकालते हैं, जो उनकी जिम्मेदारी होती है कि आवागमन में बाधा न उत्पन्न हो। यहीं पर हम देखेंगे जुलूस के बारे में, आप उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आज भी देखते होंगे जुलूस बहुत ज़्यादा निकलता है, लाख लाख आदमी जुलूस में चलते हैं, 50-100 गाड़ियाँ चलती हैं जुलूस में, पूरा एकदम रोड भर जाती है, 4-4, 5-5 किलोमीटर का जुलूस लेके चलते हैं एक साथ। तो यहाँ पर कुछ नियम बनाए गए हैं कि दाहिने साइड से चलेंगे, बाएं साइड खोल के रखेंगे, तो ये सब जितना ध्यान देते हैं, मानते हैं, आप देखते भी होंगे, आपके सामने भी जुलूस निकलते हैं। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। मतदान के दिन की बात है कि मतदान के दिन क्या होगा, पूरा शेड्यूल बना रहता है, कौन मतदान केंद्र के अंदर रहेगा, कौन मतदान केंद्र के बाहर रहेगा, कितने एजेंट रहेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, मतदान का टाइमिंग क्या रहेगी, सारा कुछ एकदम निश्चित रहता है। आगे बढ़ते हैं, पर्यवेक्षक भी वहाँ बनाए जाते हैं। सत्ताधारी पार्टी के बारे में हम आपको बता दिए पहले ही कि इसके बारे में कुछ रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं। चुनावी घोषणा पत्र के बारे में ही बता दिए कि ऐसी घोषणा नहीं की जाएंगी कि वोटर को मैनिपुलेट किया जाए या फिर वोटिंग में कुछ धांधलीगर्दी की जाए। तो घोषणा पत्र को भी एक तरह से मान लीजिए कि आदर्श आचार संहिता के उसमें लाया गया। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सोशल मीडिया को भी इसमें शामिल किया गया। पहले ये सब नई चीज़ें शामिल थी, लेकिन आज देख रहे हैं कि आज आप सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, सोशल मीडिया का खेल हो गया है। सोशल मीडिया पर लोग प्रचार करते हैं, बहुत ज़्यादा फॉलोअर बनाते हैं, कैंपेन चलाते हैं। तो सोशल मीडिया को भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में लाया गया। इसमें क्या शामिल किया गया, इन सारी चीज़ों को इसमें शामिल किया गया। गूगल, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, इन सब में क्या है कि लोग यहाँ से अपना प्रचार न करना, जैसे कि मान लीजिए कि डायरेक्ट पंपलेट है या पोस्टर है, यहाँ से तो ये घोषणाएं जो हैं या फिर लोग लुभावन बातें हैं उनको तो रोक सकते हैं, लेकिन अगर डिजिटली रूप में ऐसा करना शुरू कर देंगे तो आज तो हर हाथ में मोबाइल है, लगभग हर आदमी के पास लगभग इंटरनेट है, तो वहाँ से भी मैनिपुलेट किया जा सकता है, ऑनलाइन प्रचार करके, फ़ोन करके, मैसेज भेज के, या फिर और भी तरीके हैं। आप सोशल मीडिया यूज़ करते होंगे, जानते होंगे किस तरह सोशल मीडिया में चीज़ें यूज़ की जाती हैं। आगे समझते हैं दोस्तों। यहाँ पर यह भी कहा गया कि जो ग्रीवेंस रिड्रेसल है, एक तरह से मान लीजिए कि समस्या निवारण तंत्र है, इसके लिए हर सोशल मीडिया जो वेबसाइट है या फिर जो भी एप्लीकेशन है, जो भी हैं, उनको एक अधिकारी रखना होगा कि अगर कोई कंप्लेन की जाती है तो उसका निवारण किया जाए, कि अगर गलत तरीके से मैसेज रोटेट हो रहे हैं तो उसको तुरंत डिलीट किया जाए या फिर उसका अकाउंट ब्लॉक किया जाए। तो इसके लिए एक अधिकारी भी रखना होगा। दोस्तों थोड़ा और बता देते हैं हम आपको कि चुनाव आयोग चुनाव कराने के लिए हर संभव प्रयास करता है कि चुनाव में धांधलीगर्दी न हो, चुनाव एकदम निष्पक्षता से हो, चुनाव दोबारा न कराने पड़े एक ही बार में, जिससे कि डेमोक्रेसी जो है उसकी इज्जत बची रहे। एक तरह से मान लीजिए कि दुनिया में डेमोक्रेसी के लिए लोगों का भरोसा बढ़े, उसके लिए
हमारे चुनाव आयोग ने एक सी विजिल एप्लीकेशन डाउनलोड किया है। ये एप्लीकेशन क्या है, इसको आप भी डाउनलोड करके देख सकते हैं, प्ले स्टोर पर, ऐप स्टोर पर, जहाँ भी डाउनलोड करेंगे आपको मिल जाएगा। यहाँ क्या है दोस्तों कि ये केवल लाइव लोकेशन पे चलता है। खास बात ध्यान देने की ये है, जैसे कि जिस राज्य में चुनाव है, जिस जगह चुनाव है, वहीं पे ये एक्टिवेट रहेगा। अदर जो दूसरी जगह है वहाँ पे एक्टिवेट नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो ये मध्य प्रदेश में एक्टिवेट नहीं रहेगा। अगर सोचें आप मध्य प्रदेश में कोई चीज़ अपलोड करते हैं तो नहीं होगी। जिस राज्य में चुनाव है वहीं पे अपलोड होती हैं। 5 मिनट तक का वीडियो, फोटो, ये सब चीज़ें इसमें अपलोड करके आप चुनाव आयोग के पास शिकायत भेज सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई लोग रिश्वत की बात कर रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ बांट रहे हैं, वोटर को डाइवर्ट कर रहे हैं, तो उसका आप वीडियो बनाइए। 5 मिनट के अंदर तक का वीडियो हो, आपकी लोकेशन हो, जिस राज्य में चुनाव है, आप उसको चुनाव आयोग के पास सेंड कर दीजिए। चुनाव आयोग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंतर्गत उस पर एक्शन लेगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी कानूनी स्थिति के बारे में बात करते हैं कि ये आदर्श आचार संहिता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, इसको मनवाने के क्या उपाय है। मान लीजिए कि चुनाव आयोग ने जारी कर दिया कि दिशा निर्देश, गाइडलाइंस ये है वो है, कोई माने ही ना, हम नहीं मानेंगे, क्या करेंगे, नहीं मानेंगे आचार संहिता, हम चुनावी घोषणा करेंगे, लोकार्पण करेंगे, सामान बांटेंगे। तो इसके क्या नियम है, कानूनी प्रावधान है कि नहीं है। दरअसल इसमें कोई ऐसा कानून ही नहीं है, कोई वैधानिक कानून नहीं है, संसद से कोई पारित कानून नहीं है। ये कुछ ऐसे कानून हैं जिसकी सहायता से इसको लागू कराया जाता है। जैसे आईपीसी हो गया 1860 1860, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर, ये जो कोड है 1973, और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट है 1951। इनके तहत कुछ प्रावधान है जिनको जोड़ करके इसको शामिल किया गया है, इसको लागू करवाया जाता है। अब इसमें चुनाव आयोग का तर्क ये है कि अगर हम इसको वैधानिक बना देंगे, नियम बना देंगे, तो जैसे ही मान लीजिए कोई चीज़ ऐसी पकड़ में आ गई, अगर वो कानून के दायरे में आ गई, तो उसको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या फिर किसी भी कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, फिर वो मुकदमा चलता रहेगा चलता रहेगा। तो जो रिजल्ट है चुनाव का, जो टाइम है, जो टाइम है, प्रोसीजर है, ये सारी चीज़ें फेल हो जाएंगी। जो नियत समय पर रिजल्ट आना चाहिए, रिजल्ट नहीं आ पाए। क्योंकि आप देखते हो जैसे परीक्षाएं चलती हैं, परीक्षाओं में क्या होता है, परीक्षाएं होती हैं, उसके बाद केस चले जाते हैं कोर्ट में। अब रिजल्ट तो घोषित रहता है कि परीक्षा होने के 20 दिन 25 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन जब कोर्ट में केस चला गया तो पता चली 20 दिन तक तो उसमें तारीख ही नहीं लग रही है, कोई प्रोसीजर ही आगे नहीं बढ़ रहा है। तो जो रिजल्ट आना था 1 महीने में, रिजल्ट आ रहा है 10 महीने में। यही चीज़ चुनाव के साथ भी होगा, रिजल्ट आना है 1 महीने में, रिजल्ट आएगा 10 महीने में। प्रत्याशी जीत के बैठे हुए हैं, सरकार रुक जाएगी, डेमोक्रेसी रुक जाएगी। तो ये चुनाव आयोग का तर्क है कि इसको कानूनी इसीलिए नहीं बना जा रहा है, मतलब कोई इसमें वैसा नियम नहीं बना जा रहा है, बस जो नियम हैं उन्हीं के तहत इनको लागू कराया जाता है, उन्हीं के तहत इनको। अब इसमें क्या है दोस्तों, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में बहुत सारे पावर हैं चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग रोक सकता है, एक तरह से मान लीजिए कैंडिडेचर में भी दिक्कत आ जाती है, तो एक तरह से ये मतदान में जितनी भी शक्तियाँ होती हैं वो सब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत, ये 1860, 1973 और 1951 के जो एक्ट हैं, इनके तहत प्रदान किया गया, और उनके तहत रोका जा सकता है किसी भी कैंडिडेचर को। किसी भी कैंडिडेट को अगर जीत गया है, हार गया है, या पहले ही रोक दिया जाएगा, या फिर उसका कैंडिडेचर निरस्त कर दिया जाएगा। जीतने के बाद भी निरस्त हो जाता है अगर चीज़ें गलत पाई गई, या फिर मानक पर खरी नहीं उतर रही है, या फिर जो लोग अपना ब्यौरा देते हैं, संपत्ति का ब्यौरा देते हैं अपने घोषणा पत्र में, या फिर अपने जो नामांकन करने जाते हैं वहाँ पर, तो घोषणा पत्र में भी अगर ये नामांकन में अपना गलत वो देते हैं एड्रेस, या फिर जो एक्सपेंडिचर है उसको गलत तरीके से दिखाते हैं। जैसे अभी है कि कुछ 74 लाख 54 लाख ऐसे कुछ है कि खर्च करके दिखाया जाएगा। जैसे लोकसभा में पैसा कितना 70 लाख, मतलब कुछ ऐसा है कि जितना भी उसमें रहता है लाख में है, बहुत ज़्यादा खर्च करने के लिए। अगर उससे ज़्यादा खर्च करते हैं, आप तो जानते हैं चुनाव में कितना ज़्यादा खर्च होता है, तो वो खर्च भी एक तरह से इसमें शामिल किया जाता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंतर्गत। बहुत सारी चीज़ें रहती हैं दोस्तों मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में शामिल करने के लिए। तो उम्मीद करेंगे कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में। अगर आपको कुछ और जानना हो, एक बार हम आपको इसको रिवाइज करा देते हैं, एक बार फिर से आपको बता देते हैं चीज़ों को, जिससे कि आपको अगर कोई इसमें कन्फ्यूजन हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यहाँ हमने बता दिया कि क्या है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इसमें कौन कौन से तत्व शामिल हैं, लागू होने का प्रोसीजर क्या है, इसको बता दिए हम। इसकी हिस्ट्री बता दी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री आपको जानना चाहिए। आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में, आचार संहिता के बारे में थोड़ा बहुत तो जानते रहते हैं, लेकिन उसके इतिहास नहीं जानते, कब से लागू हुआ, कब से आया, क्या उसके नियम कानून है, इसको आप नहीं जानते होंगे। तो ये सारी चीज़ों को हम यहाँ आपको बता दिए। अब हम ऐसे ही वीडियो दोस्तों लाते रहते हैं, नई नई जानकारियों के बारे में, रिलेटेड जानकारियों के बारे में, जो हाल में घटनाक्रम होते हैं उनके बारे में बताते रहते हैं। यहाँ एक चीज़ और बता दें आपको कि सी विजिल ऐप, जैसे कि इस समय जो चुनाव चल रहे हैं 4-5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं इस समय, तो आप सी विजिल ऐप, जैसे उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आप वहाँ सी विजिल ऐप डाउनलोड करिए। वहाँ आप देखिए लाइव लोकेशन दिखाएगा। अगर आपको कोई चीज़ अपलोड करनी है, भेजनी है, रिकॉर्ड करनी है, तो ये सब हो जाएगा। थोड़ा आप जागरूक रहिए, थोड़ा चीज़ों को जानते रहिए। हम तो आपसे यही अपील करेंगे कि आप एक जागरूक मतदाता होने के लिए, जागरूक नागरिक होने के चलते ये सब आपके उत्तरदायित्व हैं कि आपको इतना सब जानना चाहिए, रखना चाहिए, समझना चाहिए।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकन घंटी की बटन को जरूर दबाएं, जिससे हम ऐसे ही नए नए अपडेट्स नई नई चीज़ों को अपलोड करते रहें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।